हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम लोग एक एनसीईआरटी सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें जो है एनसीईआरटी के टॉपिकों पे बात करी जाएगी, एनसीईआरटी के बिंदुओं पे बात करी जाएगी और आपकी समझ जो है थोड़ी विकसित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो शुरुआत होने वाली है क्लास 9th की एनसीईआरटी से होने वाली 9th की जो हिस्ट्री है, इतिहास। तो नाइन्थ के इतिहास, उसके किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व। ये जो क्लास है वहां से शुरुआत हम लोग करेंगे और इसका जो अगला भाग आएगा वो क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल में होगा और वहां पे इसका जो है सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करी जाएगी और जो हम लोग इस टॉपिकों पे फोकस करेंगे, जो हम लोग बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे, उसमें ये 9वीं कक्षा के बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी बात करी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बड़े बड़े जो है विस्फोटक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोशिश करी जाएगी कि जो है बच्चों के स्तर की बातें करी जाए और इसमें जो है एक बैलेंस बना रहे कि जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकें और जो है बच्चे जो 9वीं कक्षा के हैं वो भी इसको समझ सकें आसानी से। तो ये चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। कुछ टॉपिक हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है कि फ्रांसीसी इतिहास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक पे जो फ्रांसीसी क्रांति है इसके बारे में हम लोग पहले टॉपिक इसका जो है, इसमें 5 टॉपिक हैं एक्चुअली पूरी किताब में। तो जो पहला टॉपिक इसका है फ्रांसीसी क्रांति है और इसके बारे में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे पहले टॉपिक में। दूसरा जो बिंदु है इसका, दूसरा बिंदु है यूरोप में समाजवाद। तो दूसरा बिंदु यूरोप में समाजवाद और रूस की क्रांति। तो हम लोग दूसरे बिंदु में ये चीज जानेंगे। दूसरा बिंदु ये हो गया और फिर हम जो है तीसरे बिंदु की तरफ आएंगे। तीसरे बिंदु में जो है नास्तीवाद या फिर नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो ये जो है तीसरा बिंदु हो गया। तीसरे बिंदु में हम लोग ये जानेंगे। फिर चौथा बिंदु जो है, चौथे बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं या फिर चौथा अध्याय कह लो, बिंदु क्या अध्याय बोल लो। तो इस पे हम लोग बात करेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद। जो 5वां इसका जो है अध्याय है इसका ये है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। फिर आखिरी जो इस पूरे विषय का, जो पूरे कक्षा का जो आखिरी जो है अध्याय है वो है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो जो इस पे बात किया जाएगा। तो ये सारे जो है कुछ टॉपिक हैं जिसपे हम लोग आगे की कक्षाओं में बात करने वाले हैं। तो अभी आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम लोगों को इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, और जो है पढ़ना भी चाहिए। तो इतिहास जो है दूसरे देश का इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, अपने देश का इतिहास कम है क्या कि हमें दूसरे देश का इतिहास पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए हमको कि अगर हमको वर्तमान और भविष्य, अगर वर्तमान और भविष्य को सही करना है तो उसके लिए हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये बात का ध्यान रखो कि हर घटना, किसी पूर्व घटना, जो कोई घटना घटती है आज, तो वो किसी पूर्व घटना से जुड़ी होती है। तो इसीलिए जो है इतिहास की अगर हमें जानकारी होती है तो हमें वर्तमान और भविष्य संवारने में सहूलियत मिलती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इतिहास हमें इसीलिए पढ़ना है कि हमारा वर्तमान बेहतर हो सके भूतकाल की घटनाओं से, और जो है भविष्य और बेहतर कर सकूं, जिससे जो है आने वाले दिनों में हमें परेशानियों का या हमारी जो है अगली पीढ़ी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हर इतिहास के पीछे एक जो है पूर्व की घटना जो है जुड़ी होती है। तो हर इतिहास के पहले कोई ना कोई एक घटना हो चुकी होती है जो पहले की होती है और वो इससे इतिहास से जुड़ी होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इतिहास इसलिए पढ़ना है क्योंकि पूर्व की घटनाओं से हमें जो है शिक्षा मिलती है, सीख लेनी होती है और वहां से हम लोग सीख करके भविष्य और वर्तमान को
बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग अभी, जो यहाँ का सबसे पहला टॉपिक है आज की कक्षा का, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है इस पे बात करेंगे। आगे चलते हैं फ्रांसीसी क्रांति पे बात करते करते। तो ये है फ्रांसीसी क्रांति का जो शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी। ये बास्तील का दुर्ग है, किला, और इसको तोड़ने की जो है लोगों ने कोशिश करी। ये आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला घेरा, तो यहाँ पे जो है तोड़ने की इसको कोशिश करी लोगों ने और विद्रोह का ऐलान कर दिया। जनता ने विद्रोह का ऐलान कर दिया इसको तोड़ने की प्रक्रिया से। तो ये सारी चीजें हुई। जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो 18वीं सदी से जो है हम लोग बात करेंगे। पहले की घटना पे जो है पहले बात की गई होगी और बाद की घटना पे बाद में हम लोग बात करेंगे। तो जो फ्रांसीसी क्रांति है ये लुई 16वें, जो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो हुई थी लुई 16वें के कार्यकाल में। और जो लुई 16वें थे वो किसके परिवार से बिलोंग करते थे? वो जो है बुर्बो फैमिली, जो है एक फैमिली थी बुर्बो फैमिली, तो उससे वो बिलोंग करते थे। और इसकी जो भूमिका बनी थी मतलब जो है वो बहुत पहले से बन रही थी। और ये लुई 16वें जो गद्दी पे बैठे वो 1774 में जो है ये गद्दी पे बैठे थे। 1774 पे गद्दी पे बैठे थे। उनकी उम्र जो है महज उस समय 20 वर्ष थी। 20 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पे बैठ गए थे। और गद्दी पे बैठते हुई उनको बहुत सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको पता चला कि राजकोष तो पूरा खाली हो चुका है लगभग, और राजकोष खाली हो चुका है और उसके बाद में भी ये बैठने के बाद में भी किसी उन कमियों पे काम करने की सोची नहीं, और खर्चा जो है ज्यों का त्यों चलता रहा। तो अब जब खर्चा चल रहा है तो पैसे की व्यवस्था जो है, जो मनी का जो है जुगाड़ कहीं से कहीं करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास खर्चे ज्यादा हैं तो आपको जो है पैसे का जुगाड़ भी करना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज बताना मैं भूल गया, जो ये लुई 16वें हैं इनकी शादी जो है एक ऑस्ट्रिया की जो महारानी थी उनके साथ हुई थी। तो इनकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की महारानी एंतोनेत के साथ में हुई थी। इनकी शादी जो है एंतोनेत के साथ में हुई थी। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि इनकी शादी जो है ऑस्ट्रिया की महारानी के साथ में हुई थी, लुई 16वें की शादी। और जो लुई साहब थे ये दिन रात जो है अपने पत्नी की सेवा में लगे रहते थे और जो है काफी शानो शौकत की जिंदगी जीना पसंद करते थे। तो अब हुआ ये स्थिति कि फ्रांस जो है बहुत सारे कर्ज में डूबता चला गया, क्योंकि सबसे पहली चीज तो है कि इनकी जो है फ्रांस का कई युद्धों में संलिप्तता थी। जैसे एक उसी में से था अमेरिका की क्रांति में सहभागिता, और जो है और जब ये सब कई सारे युद्ध साथ में कर रहा था, अमेरिका की क्रांति में सहयोग कर रहा था ब्रिटेन के खिलाफ। अमेरिका की क्रांति में सहयोग जो कर रहा था, अमेरिका की क्रांति किससे थी? ब्रिटेन से जो है अमेरिका ने स्वाधीनता हासिल करी थी। तो अमेरिका में जो थे 13 स्टेट थे, जो है 13 स्टेट ने मिलकर के अपना जो है एक देश बना लिया, उसको जो है अमेरिका नाम दिया। तो हम लोग अमेरिकी क्रांति में पढ़ेंगे इस चीज को। तो वहां जो है फ्रांस जो है अमेरिका के लोगों को सहयोग कर रहा था तो ब्रिटेन के खिलाफ। इसका कर्ज का बोझ इसलिए और बढ़ रहा था। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या बताना है आपको। तो उसके बाद में ये देखो, हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि जो है फ्रांस का, यहाँ पे है फ्रांस, ये आपको फ्रांस दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रिया दिख रहा होगा, एक सेकंड, ये आपको, ये फ्रांस हो गया और ये है ऑस्ट्रिया,
यहाँ की महारानी से इनकी शादी हुई थी। ये है ब्रिटेन, यहाँ ये ब्रिटेन हो गया। तो ब्रिटेन से जो है ये युद्ध का मतलब ब्रिटेन के साथ में इसकी जो है कह सकते हो कि दुश्मनी टाइप का था, क्योंकि ये साथ दे रहा था यहाँ पे, यहाँ के लोगों का ये जो है साथ दे रहा था। एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलत बन गया। यहाँ के लोगों का ये साथ दे रहा था, अमेरिका के लोगों का। तो अमेरिका का के लोगों का इनके खिलाफ साथ दे रहा था। अमेरिका के लोगों का जो यहाँ से ये पंगा था और इनको ये सहयोग कर रहा था, क्योंकि जो अमेरिका की शक्तियां थी, अगर अमेरिका के लोगों को इनका साथ मिल जाता फ्रांस के लोगों का, तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से आसानी से आजाद हो सकते थे। तो इसलिए जो है इनको ये सारा खेल करना पड़ा। तो ये जो है उनसे भी अपने पड़ोसी से इनका पंगा हो गया। जो अमेरिका सॉरी जो ब्रिटेन और जो फ्रांस हैं, दोनों पड़ोसी राज्य हैं। तो ये दोनों पड़ोसी राज्य में अनबन हो गई, क्योंकि ये जो है अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया इन्होंने, फ्रांस ने जो है अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया। तो अब आगे देखते हैं कि हुआ क्या। तो इन्हीं सब मुसीबतों के बीच में इन्होंने फ्रांस के जो है लुई साहब को सूझा कि जो है कर बढ़ाया जाए। तो कर अब बढ़ाया जाए तो कैसे काम किया जाएगा? कर जो बढ़ाया जाएगा तो फिर कर बढ़ाने की वजह से जो है फ्रांस की जनता है उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक तो पहले से वो गरीबी के तले जो है जूझ रही थी और ऊपर से कर बढ़ा दिया। अच्छा, एक चीज और देखिए, वहां पे 18वीं सदी का जो फ्रांस था, 18वीं सदी का, वो 3 भागों में, 3 जो है चीजों में विभक्त था, मतलब बटा हुआ था, 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। पहली जो कैटेगरी थी वो थी पादरी की, यानी क्लेर्जी। उनको जो है फ्रांस की लैंग्वेज में, फ्रेंच में क्लेर्जी कहते हैं, ठीक है। तो क्लेर्जी थी पहली कैटेगरी, यानी कि पादरी। जो हमारे यहाँ जो पंडित पुजारी मौलवी होते हैं, तो वहाँ पे पादरी होते हैं फ्रांस में, क्योंकि वो चर्च होती है तो चर्च के पादरी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ मौलवी होते हैं और पंडित होते हैं, उसी तरीके से चर्च में पादरी होते हैं। दूसरा जो तबका था वो था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग आप लोग समझ पा रहे होंगे, नोबेल कैटेगरी। यानी कुलीन वर्ग वो होते हैं जो जैसे हम लोगों के यहाँ कुलीन वर्ग, जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे पहले, अब तो नहीं हुआ है। तो वो राजा महाराजा वाले जो राजे रजवाड़े हैं वो दूसरे कैटेगरी में आते थे। और ये जो दोनों तबके थे, पादरी और जो है कुलीन वर्ग, ये दोनों जो है टैक्स नहीं देते थे। ये दोनों कर नहीं देते थे। तो ये कर नहीं देते थे ये दोनों लोग। अब कर का भार किसी न किसी पे तो आना है। तो कर का भार, जो संपूर्ण भार कर का इन्हीं पे था, जनसाधारण पे संपूर्ण भार था कर का। तो कर जो संपूर्ण देना था केवल जो है जनसाधारण को देना था। अब ओबियस सी बात है कि जनसाधारण अगर कर दे रही है, टैक्स दे रही है, तो उससे गुस्सा भी आएगा, क्योंकि गरीबी ऑलरेडी पहले से है, गरीबी वहां पे पहले से मौजूद है, और उसके बाद में कर आप और बढ़ा दे रहे हो। जब कर बढ़ा दे रहे हो तो पब्लिक में गुस्सा आएगा, क्योंकि पब्लिक उस समय वहां पे जो फ्रांस की जनता थी वो रोटी, जैसे वहां पे ब्रेड कहते हैं, तो ब्रेड के लिए भी तरस रही थी। इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी थी फ्रांस में कि वहां के लोग जो है ब्रेड के लिए भी तरस गए थे। तो जो फ्रांस की कैटेगरी, देखो ये पादरी लिखा हुआ है, दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग हो गया, और जो तीसरा तबका था, तीसरे में कई सारे लोग जो विभक्त हैं, जैसे व्यापारी हो गया, अदालती कर्मचारी, वकील हो गया, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, नौकर। तो ये सारे जो है तबके ये तीसरे वर्ग में आते थे। अब किसान की जो वहां की जो 90% आबादी थी वो किसान थे। फ्रांस की आबादी का जो 90% था वो किसान का, जैसे हमारे यहाँ का बहुत सारा एक बड़ा हिस्सा जो है किसान है, वो इसी तरीके से फ्रांस में भी उस समय खेती बड़े स्तर पे हुआ करती थी। लेकिन वो जो खेतों का मालिकाना हक था वो 60% जनता के पास था, कुलीनों के पास था।
जो खेत का 60% जमीन थी, 90 मतलब जमीन का जो 60% हिस्सा था वो कुलीनों के पास था या चर्च के पास था या अमीरों के पास था। तो वो जो है गरीब जो है गरीब और होता जा रहा था, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा था, और अमीर जो है अमीर बनता जा रहा था, फजूल खर्चियों पे ध्यान नहीं, मतलब जो है कमी नहीं कर रहे थे, और अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, और गरीबियों को और गरीबों को धन में अपने जो है हिस्सा नहीं दे रहे थे। क्योंकि अगर कोई गरीब है तो उसकी सहायता करना हमारा फर्ज है, कि हमारा पड़ोसी अगर गरीबी से झेल रहा है, भुखमरी से झेल रहा है, तो हम उसकी सहायता करें। लेकिन फ्रांस में ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो जो है शोषण कर रहे थे। इसी बीच जो है तीसरे तबके जो है, फ्रांस में आंदोलन इससे पहले भी हुए थे, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई आंदोलन होने जा रहा था जो ये हुआ था, तो इससे पहले भी आंदोलन हो चुके थे। लेकिन इस बार जो ये तीसरा तबका था, इस तीसरे जो है तबके में, तीसरे कुल के लोगों में, इसमें इस बार सम्मिलित थे कर्मचारी, वकील, पढ़े लिखे लोग। तो और जो है यहां से आता था, पढ़े लिखे लोगों से जो है ज्ञान आता था। तो ज्ञान जो है लोग यहां से लेते थे, और जो है खाने की चीजें यहां से आती थी, लोगों के पास जो थोड़ी मोड़ी जो खाने की चीजें हैं यहां से आ जाती थी, खाने की चीजें यहां से आ जाती थी। और सबसे बड़ी चीज है कि बल जो है ना, एक जनसाधारण जो है, एक जनसंख्या जनसमूह जो है, समूह यहां से इकट्ठा हो जाता था, समूह जो है यहां से इकट्ठा हो जाता था। तो समूह जब इकट्ठा हो जाएगा तो किसी पे दबाव बनाने के लिए भी कारगर होगा। तो समूह जो है तीसरे तबके से इकट्ठा हो जाता था, उसी में बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, और जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्ञान का संचार होगा, दूसरे एक से दूसरे में ज्ञान जाएगा, और उनको ये पता चलेगा कि हमारा शोषण एक्चुअली हो रहा है। तो जो हमारा शोषण हो रहा है तो उसको शोषण से कैसे निकला जाए, शोषण से बाहर कैसे आया जाए। तो ये चीजों का जो है संचार फ्रांस की जनता में हुआ उस टाइम पे। उसी टाइम पे जो है फ्रांस की जनता में तीन लोगों का उदय होता है, जो जिनका मतलब जो है, ये कुछ शब्द हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसमें जो है जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, जो इनका उदय होता है उसी टाइम पे, एक सेकंड में इसको साफ करता हूं, जो इनका उदय होता है जॉन लॉक साहब का और जैक रूसो, ये दोनों लोगों का उदय होता है उसी क्रांति के दौरान, जो है इनका उदय होता है। तो इन्होंने एक क्रांति में कह दो कि आग फूकने की या संचार देने की, क्रांति को जो है एक पैर देने की कोशिश करी। अच्छा, इन्हीं के बीच में एक मॉन्टेस्क्यू नाम के व्यक्ति हुए, और इन्होंने एक बात करी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों को जो है सरकार के अंदर रह करके, इन्होंने जो बात करी कि ये तीनों जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों सरकार के अंदर रह करके कार्य करने का इन्होंने विचार दिया। तो और जो इससे पहले जो दो लोग थे, ये जॉन लॉक साहब और जैक रूसो साहब, इन्होंने जो है स्वतंत्रता, जो आज हम लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं भारत में बैठ करके, स्वतंत्रता एंजॉय कर रहे हैं, समानता, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और अवसरों की समानता, ठीक है, इन्होंने इस पे बात करी। और जो है ये राजा जो है देव का रूप होता है, या दैवीय राजतंत्र जो है, राजा दैवीय और निरंकुश शासन का खंडन किया इन्होंने, कि राजा एक मतलब देवता का अवतार होता है और वो निरंकुश शासन चाहे तो कर सकता है। इस चीजों का उन्होंने खंडन किया। अब जब इसका खंडन किया तो फ्रांस की जनता में मतलब उनको समझाया कि जो है कैसे हमारा शोषण हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, ये शोषण जो है नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस की जनता से एक सबसे बड़ी चीज है कि गरीबी बढ़ने का जो सबसे बड़ा उस टाइम मुख्य कारण था, उसका एक अहम पहलू था, संपूर्ण तो नहीं कह सकते हो, एक अहम पहलू ये था कि 1715 जो है
फ्रांस की जनसंख्या मात्र जो 1715 में थी, वो 1715 में जनसंख्या थी उसकी महज 2.3 करोड़। ठीक है, तो और जो 1789 में जो जनसंख्या हो गई 2.8 करोड़ हो गई, यानी कि 2.8 करोड़ और 2.3 करोड़ थी। तो इतनी जनसंख्या जो है लगभग 0.5 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई थी। 0.5 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई थी, यानी 50 लाख जो है जनसंख्या करीब बढ़ गई थी वहां पे। तो अब जब 50 लाख जनसंख्या बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां होना मुमकिन है। 50 लाख जनसंख्या बढ़ गई तो 50 लाख जनसंख्या के हिसाब से जरूरतें बढ़ेंगी, खाने की, भोजन की जो है मांग बढ़ेगी। जब भोजन की मांग बढ़ेगी तो लोगों में जो है विद्रोह करने की भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि जब कमा पाते नहीं है और जो है भोजन खान करना है, क्योंकि आदमी जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको भोजन उसकी जो है पहली और नेसेसरी नीड है। तो जनसंख्या जो है अमीरी और गरीबी में अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो उस समय जो है 1789 के करीब में अमीरी गरीबी में जो है बहुत ज्यादा अंतर बढ़ गया। अब जब बहुत ज्यादा अंतर बढ़ गया अमीरी गरीबी में, तो परिणाम ये हुआ कि लोग दैनिक जरूरतों जो रोजमर्रा की जरूरतें होती थी उन चीजों का अभाव झेलने लगे। लोग रोजमर्रा की जरूरतों में भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करने लगे। मतलब जैसे ब्रेड जिनको लेना होता था, ब्रेड लेना हो, दूध लेना हो, या और भी जो जरूरत के सामान है, उन चीजों का अभाव झेलने लगे। अब जब इतना ज्यादा अभाव हो गया, संकट हो गया, तो लोगों में जो गुस्सा जो है एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया। स्थितियां जो है बद से बद। बीच में फ्रांस में एक और घटना हुई, ओला और सूखा भी पड़ गया। अब जब सोचो, पहले एक तो कहते हैं ना कि बाघ और दूसरा बंदूक बांधे हो तो कहते हैं कि उसकी शक्ति और तेज हो जाती। एक तो पहले भूख से मर रहे थे वहां पे लोग, और उसके उसी बीच में ओला और सूखा भी पड़ गया, तो लोग जो है और ज्यादा भूख से परेशान होने लगे, बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ गई। अब जब परेशानियां बढ़ गई तो इन परेशानियों के बीच में, इन्हीं परेशानियों का निवारण करते हुए एक तीसरे तबके का, एक तीसरे लोग का, जैसे जो है दो, एक अमीर हुआ करता था, एक गरीब हुआ करता था। फ्रांस में जो है अमीर जो वर्ग आता था उसमें जो है पादरी आते थे, अमीर वर्ग में पादरी और कुलीन वर्ग आते थे, कुलीन आते थे। और गरीब में जो आता था किसान आता था, गरीब में किसान आता था। जो किसान वहां के थे वो गरीबों में आते थे। तो ये दो वर्गों में देश जो है पूरा विभाजित था। लेकिन इसी गरीबी के बीच में एक तीसरे तबके का उदय होता है। तीसरा तबका कौन सा था? यही जो मध्यम वर्ग जो है, जो पढ़ा लिखा भी है और थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, नई सोच उसके अंदर है और विश्व की समझ रखता है कि जो है कि हम पे शोषण हो रहा है हमारा और हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। तो ये जो तीसरे तबके में है, ये जो हमारे जो अभी जिस पे हम लोग बात करें कि जो ये लॉक साहब हैं, जॉन लॉक साहब और रूसो साहब, ये तीनों जो हैं तीसरे तबके में आते हैं, जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग से आते हैं। और ये मांटेस्क्यू साहब भी वो तीसरे तबके में आते हैं। तो ये जो तबका था तीसरा वाला, इसका उदय होता है। और इस तीसरे तबके के अंदर जो है विशेषाधिकारों जो है, जो कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है, इसके विशेषाधिकारों को अंत करने की भावना जागती है। तो जब ये तीसरा तबका जो है, इसके अंदर एक भावना जागती है कि हमारा शोषण हो रहा है। जब शोषण हो रहा है तो इस शोषण का अंत कैसे होना चाहिए, इसकी जो है जन जागृति जो है जनसाधारण में फैलाता है ये तीसरा तबका। अब लोगों के अंदर एक भावना आती है कि कैसे जो है इनसे चीजों से पार पाया जाए। अच्छा, उस समय जो फ्रांस का कर्जा था, फ्रांस का कर्जे के बारे में आपको बताता हूं। फ्रांस करीब करीब जो है अमेरिका के युद्ध के वजह से 10 करोड़, युद्ध के चलते जो है फ्रांस जो है 10 अरब जो है लिब्रे, 10 अरब लिब्रे जो है कर्ज में आ गया था। लिब्रे एक वहां की मुद्रा होती है जिससे जो है इतना कर्ज में आ गया था। अच्छा, 2 अरब जो लिब्रे है ये
फ्रांस में उसके लिए हो गया था, और कर्ज बढ़ गया उसी टाइम पे क्रांति से के पहले। तो 10 और प्लस 2 यानी कि 12 अरब लिब्रे जो है फ्रांस इस समय कर्जे में चल रहा था। तो जब 12 अरब लिब्रे कर्जे में हो गया, तब अब स्थितियां बदतर हो गई। अब टैक्स जो है उन पे उनको लगाना पड़ गया, क्योंकि टैक्स लगाएंगे तो नई चीजों का संचार होगा और देश की सरकार जो है आगे बढ़ सकती है। अब उसमें ये हुआ कि फ्रांस में इन कर्जों को लेकर के और ये फजूल खर्चियों को लेकर के लोगों में एक जागरूकता बढ़ी कि जो है राजा और पादरी व लोग जो है ये हम पे शोषण कर रहे हैं और ये कर्जे का बोझ हम ही है। जो जागरूकता बढ़ी, ये जो नए लोग मतलब जो तीसरे वर्ग के लोग जो हैं, इनमें तीसरे वर्ग के लोगों में जागरूकता बढ़ी कि कर्ज का बोझ जो है हम ही उठा रहे हैं, और जो दो जो अपर कैटेगरी के यानी ऊपरी वर्ग के लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैठे मूक दर्शक बने देख रहे हैं और परेशानियों का सामना सिर्फ हम ही कर रहे हैं। तो यहां से जो होती है क्रांति की शुरुआत। तो हम लोग आगे जो है अगली कक्षा में हम लोग इस पे और गहन बात करेंगे। अभी जो है हम लोग, क्योंकि आपके हिसाब से इसको चलाना है, तो आपकी सहूलियत को ध्यान में रखना। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप बैठेंगे तो समझ पाना मुमकिन नहीं होगा। तो हम लोग जो फ्रांस की क्रांति जो है उस पे हम लोग आगे बात करेंगे कि क्रांति में लोगों ने कैसे जान फूकी। हम लोगों ने आज बात कर ली कि जो है तीसरा जो तबका था, तीसरा तबका, उसमें तीसरे तबके में पढ़े लिखे और वकील, पढ़े लिखे वकील हो गए, व्यापारी हो गए। तो ये वकील व्यापारी तीसरे तबके में, ये सारे लोग हैं। इन लोगों ने, तीसरे तबके के लोगों ने क्रांति में जान फूकी, और क्रांति के बारे में हम लोग आगे की क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग जो है इन्हीं चीजों पर एक बार मोटा मोटी जो है नजर डालते हैं, क्योंकि अचानक से पूरी क्लास अगर पूरा फ्रांस की क्रांति एक बार में पढ़ा दिया जाएगा तो आपको समझने में थोड़ी सी असुविधा झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए बहुत आराम से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये इतिहास जो है दूसरे देश का है, तो आपको समझने में पहले से ही थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत आराम से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आए। तो अभी हम लोग आज जिन्होंने जिस चीजों पे बात करी है उस पे जो है थोड़ा नजर डालते हैं। क्लेर्जी, एक हम लोगों ने भी पादरी के बारे में बात करी थी। पादरी को जो है फ्रांस में क्लेर्जी कहते थे। क्लेर्जी जो है पादरी वर्ग होता था, चर्च में पूजा करने वाला एक विशेष समूह होता था, उसको पादरी कहते थे। चल, लिब्रे जो हम लोगों ने अभी देखा था कि 12 अरब लिब्रे के कर्जे में चला गया फ्रांस। तो ये लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, जो 1794 यानी कि फ्रांस की क्रांति के बाद जो है समाप्त कर दिया गया। इस मुद्रा को वहां के लोगों ने समाप्त कर दिया। और एक टाइली जो है, एक टाइल या टाइली जो भी कह लो आप, तो ये जो है एक मतलब टैक्स होता था, कर, वहां पे जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। अच्छा, एक और कर जो था, उसी बीच में एक और चीज मैं बताना भूल गया और आगे बताता, लेकिन आज अभी बता देता हूं आपको। आगे आपकी क्लास में जो है आएगा भी ये टॉपिक। एक होता था टाइट्स जो होता था, ये जो आपको दिख रहा होगा, टाइट्स या टाइट जो भी कह लो, टाइट्स, ठीक है। तो ये होता था पादरियों के लोग लगाया जाने वाला कर। जो टाइट्स होता था, ये टाई दे लिखा हुआ ना, टाइट्स, ये टैक्स जो है पादरी लगाते थे। जितना टैक्स राज्य की जनता दे रही है उसके ऊपर 1/10, 1/10 उसके ऊपर और टैक्स लगा देते थे। जो पादरी लोग हैं एक और टैक्स लगा देते थे। तो अब जाहिर सी बात है कि इतना सारा टैक्स देने के बाद कौन गुस्सा नहीं करेगा भाई। हमारे पास, जैसे आपके पास, मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, आप पहले ही 5 रुपए टैक्स दे देते हैं सरकार को, 5 रुपए सरकार को दे दिए, ठीक है। अब
बचा जो पैसा है इसमें से भी पादरी मांग रहा है, तो इनको भी टैक्स देना है 1/10। ठीक है, अब आपके पास बचेगा क्या? अब आपके पास क्या बचेगा जो अपने परिवार का आप खर्च वहन कर सकें? तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस की जनता में बहुत ज़्यादा गुस्से का संचार हुआ, और गुस्से का संचार फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। और जो है इस पे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे इस विस्तार से कि हम लोगों ने क्या क्या। तो हम लोगों ने आज जो सीखा, जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहली चीज सीखा कि इतिहास क्यों पढ़ना है हमको, इतिहास हमको जो है क्यों पढ़ना है। और उसके बाद में फ्रांस की क्रांति की भूमिका पढ़ी हम लोगों ने, फ्रांस की क्रांति की भूमिका, एक भूमिका की वहां के राजा जो 20 वर्षीय थे और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की महारानी से हुई। और उसके बाद में थोड़े थोड़े जो है हम लोग उसकी समझ विकसित की कि क्रांति का संचार जो है, क्रांति का संचार क्यों हुआ, क्रांति क्यों हुई, क्रांति का संचार क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें, क्योंकि महंगाई वहां पे बहुत सातवें आसमान पे थी, तो इसीलिए क्रांति का संचार हुआ, हम लोग इस पे बात किए। उसके बाद में आते हैं कि क्रांति का संचार करने वाला कौन था। तो क्रांति का संचार करने वाला जो था वो तीसरा तबका, यानी जनसाधारण में से जो जनसाधारण वहां पे था, जनसाधारण में से ही एक और जनसाधारण में से एक और वर्ग का जन्म होता है, जो है शिक्षित मध्यम वर्ग। शिक्षित मध्यम वर्ग जो है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ठीक है, मध्यम वर्ग। जो शिक्षित मध्यम वर्ग है, ये क्रांति की का जो है बिगुल जो है फूकता है। और एक चीज और जान लीजिए, फ्रांस की क्रांति से आप आगे पढ़ोगे इतिहास में, आधुनिक भारत में, भारत का जो है आजादी, भारत का स्वाधीनता संघर्ष, फ्रांस की क्रांति से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और फ्रांस की क्रांति की बहुत सारी जो चीजें हैं हमारे संविधान में सीधे उस जो है अडॉप्ट किए गए हैं, अपनाए गए हैं। हमारे संविधान में फ्रांस की क्रांति से बहुत सारी चीजें अपनाई गई हैं, जो आपको संविधान की कक्षा में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है कि जो तीसरा शिक्षित मध्यम वर्ग था, शिक्षित मध्यम वर्ग ने फ्रांस की क्रांति में बिगुल फूका और बिगुल बजाया और जनता को प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि हमारा शोषण हो रहा है, शोषण से निजात पानी है। तो आज की कक्षा जो है, हम लोग आज की क्लास जो है यहीं पे खत्म करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग फ्रांस की क्रांति पे विस्तार से बात करेंगे। तो बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।